तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लुओ जिंग होता है वो चैंग मिंग और जो चैंग लुओ होती है उसके साथ में सेक्ट के अंदर वापस जो है वो आ जाता है। और अब जैसे ही जो लुओ जिंग होता है वो सेक्ट के अंदर वापस आता है तो वो सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि असल में वहाँ पर जो फायर क्रो और जो लिटिल इमोर्टल होती है उन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट जो है वो चल रही होती है। और उन दोनों को वहाँ पर इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर जो लुओ जिंग होता है वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर लड़ना बंद करो। और अब लुओ जिंग को देखते के साथ ही वे दोनों भी अब जो अपनी ह्यूमन फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है। अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आते हुए लुओ जिंग से बोलती है कि सेक्ट मास्टर क्या आप वापस आ गए। जो सुनकर लुओ जिंग उनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनते के साथ ही लिटिल इमोर्टल जो होती है वो लुओ जिंग को बताती है कि सेक्ट मास्टर जो फायर क्रो है वो स्पिरिचुअल स्टोन को चुरा रही थी और सीक्रेटली जो सेक्ट का सीक्रेट रूम है उसे भी ओपन करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए मेरे पास में भी कोई रास्ता नहीं बचा और मुझे यहाँ पर बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर इसे रोकना पड़ा। जोशन का फायर क्रो जो होती है वो चोरों की तरह दूसरी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम बकवास कर रही हो, मैं तो यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल कर सेक्ट मास्टर के लिए एक अच्छा कल्टीवेशन का पैलेस बनाना चाहती थी। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ जिंग होता है वो उसी मोमेंट को याद करने लगता है जिस टाइम पर कि वो नींद से उठा था। और उस मोमेंट को याद करते हुए लुओ जिंग अपने मन में सोचता है कि क्या कल्टीवेशन का पैलेस बनाना चाहती थी, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ न्यूक्लियर क्रिस्टलों को चुराकर सीक्रेट कल्टीवेट कर रही थी। और अब इतना सोचकर लुओ जिंग जो होता है वो फायर क्रो से पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि जो कल्टीवेशन पैलेस है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो उसके अंदर स्पेशल बात क्या है। जो सुनते के साथ ही लिटिल इमोर्टल जो होती है वो लुओ जिंग को बताती है कि जो सीक्रेट रूम है असल में वो हमारे पुराने जो सेक्ट मास्टर थे उनकी कल्टीवेशन का रूम है, जहाँ पर कि एक सांस जो होती है वो 3 सांस के बराबर होती है। नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो अगर आप उस सीक्रेट रूम के अंदर एक दिन कल्टीवेशन करते हो तो वो बाहर 3 दिन कल्टीवेशन करने के बराबर होगा। और पास्ट में किसी को भी उस रूम के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, केवल जो सेक्ट मास्टर थे वही उस रूम के अंदर जा सकते थे और वही उसे ओपन कर सकते थे, उनके सिवा कोई भी उसे ओपन नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं इससे जानना चाहती हूँ कि आखिर इसे उस कल्टीवेशन रूम के बारे में कैसे पता चला और इसने कैसे उस कल्टीवेशन रूम को ओपन जो है वो कर लिया, आखिर ये हमसे क्या छुपा रही है। जो सुनते के साथ ही फायर क्रो थोड़ा घबराते हुए उसे बोलती है कि तुम बेफालतू की बकवासें कर रही हो, मैंने तो बस उसे गलती से ढूंढ लिया था। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ जिंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो फायर क्रो है वो यहाँ पर इस पवेलियन के काफ़ी सारे सीक्रेट के बारे में जानती है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इससे उन सीक्रेटों के बारे में जानने के लिए हमें जल्दबाजी करनी चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो फायर क्रो से बोलता है कि ठीक है आगे से जो कल्टीवेशन के स्टोन है उन्हें चोरी जो है वो मत करना, और वैसे भी अभी हम लोगों को यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट काम जो है वो करने हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो अपने पास से और वहाँ पर न्यूक्लियर क्रिस्टल जो होते हैं वो निकाल कर जो लिटिल इमोर्टल होती है उसे देते हुए हमें बताता है कि उसके बाद में मैंने कुछ और न्यूक्लियर क्रिस्टल जो थे वो लिटिल इमोर्टल को दे दिए ताकि वो वापस से कुछ पावरफुल क्रिएचरों को शमन जो है वो कर सके, जिससे कि हमारे सेक्ट की जो मैन पावर है वो वापस से और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो हो सके, क्योंकि अभी हम के टाइम पर हमें काफ़ी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत थी। और इससे अलग मैंने जो लिटिल इमोर्टल थी उसे जो फायर क्रो थी उसकी सुपरवाइज़र भी बना दी, जिसका वो फायर क्रो का जो डेली का ट्रेजर रिफाइनिंग थी उसके ऊपर भी नज़र जो है वो रखने लगी। और केवल इतना ही नहीं, जो लिटिल इमोर्टल थी उसने यहाँ पर जो चैंग मिंग और जो चैंग लुओ थी उन दोनों के साथ में मिलकर जो वो शीड थी उसे भी प्लांट कराने में मदद की, ताकि जो वो शीड है उसे अच्छे से प्लांट जो है वो किया जा सके, जिससे कि जल्दी से जो फ्रूट है वो भी प्राप्त हो सके, क्योंकि इसी चीज़ के ऊपर जो हम लोगों का सर्वाइवल था वो भी डिपेंड जो है वो करता था। और उसके बाद भी मैंने यहाँ पर सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया कि आखिर जो ये फाइनेंस है वो मुझे किस प्रकार से प्राप्त हुआ, जिसके बाद में मैंने यहाँ पर सभी लोगों को जो उनके टास्क थे वो भी दे दिए। और इस काम को निपटाने के बाद में मैं फाइनली जो सीक्रेट रूम था उसके अंदर चला गया, जिसे कि फायर क्रो ने यहाँ पर ढूंढा था। और जैसे ही मैं उस रूम के अंदर पहुंचा था वहाँ पर पहुंचते के साथ ही मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह गया, क्योंकि सच में इस रूम के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जो कॉस्मिक एनर्जी थी वो मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये पूरी तरीके से वेटिलिटी से भरा हुआ हो। जिसके बाद में मैं उस जगह पर कल्टीवेशन जो है वो बैठ कर करने लगा और जो जियाओ जिंग थी वो वहाँ पर डुअल कल्टीवेशन के अंदर मेरी मदद जो है वो करने लगी, और इस तरीके से मैं जल्दी ही गोल्डन कोर स्टेज पर जो है वो पहुँच सकता था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो भी अपनी जो आंखें होती है उसे बंद जो है वो कर लेता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो वो सेक्ट मास्टर होता है वो अपने सामने जो एल्डर होता है उससे बोलता है कि वो तो सब कुछ ऐसे हुआ था मेरी प्यारे डिसाइपल भाई, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सारी चीज़ों के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करने वाला, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तुमने जो गलती की है उस गलती के लिए तुम्हें यहाँ पर माफ़ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो तुम्हारी गलती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से अपनी उंगली से कुछ करता है और उसके बाद में अपनी उंगली से उस एल्डर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि चूंकि तुम यहाँ पर जो ये कर्मा है इसके अंदर फंस चुके हो तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर जो नतीजा है वो भी भुगतना होगा।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक अजीब सा जो कैंटीपीड होता है वो उसकी उंगली से निकल कर सीधे जो वो एल्डर का हाथ होता है जाकर उसे खाने लगता है। और जो सैग मास्टर होता है वो उस एल्डर को बताता है कि एक रीसन क्लेमिटी कैंटीपीड है जो कि यहाँ पर तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी है तुम्हें वापस से उसे रिगेन करने में। और अब सैग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर होता है उसकी जो बॉडी होती है वो वापस से बनने लगती है और कुछ ही देर में उस एल्डर की बॉडी वापस से तैयार हो जाती है। और जो सैग मास्टर होता है वो उससे बोलता है कि जो तुम्हारी बॉडी होने वाली है वो केवल 24 घंटे के लिए ही जो है वो टिक पाएगी। तुम्हें 24 घंटे के अंदर जो भी तीनों के तीनों छोर थे उन्हें कैप्चर कर वापस लेने कर आना होगा, जिसके बाद में मैं तुम्हें एक टेक्निक दूंगा जिससे कि तुम वापस से अपनी बॉडी को बना पाओगे। और अब सैग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि फुल स्पीड में उड़ते हुए जा रहा होता है। और अब वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये सेकेंड हैंड फैल्कन जेट पैक जो है अगर इसकी यहाँ पर कॉस्ट की बात की जाए तो ये मुझे केवल 20,000 सेंट कॉइन में मिल गया, और अगर जो इसकी स्पीड है उसकी बात की जाए तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन यहाँ पर इसके काम में काफ़ी ज़्यादा कूल जो है वो बन गया हूँ, और उसी के साथ में मैं काफ़ी आसानी से जो आसमान है उसमें भी उड़ सकता हूँ, तो इसीलिए इसके लिए इतना पैसा खर्च करना तो बनता है। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओ जिंग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड पर फ्लाई करते हुए काफ़ी स्पीड के साथ में उस लड़के के पास से निकल जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो लड़का होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार का जेट था जो कि इतना ज़्यादा फास्ट था। मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार के डिज़ाइन को नहीं देखा, मुझे जल्दी से उसके पास में जाकर उसे देखना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो फुल स्पीड में जो लुओ जिंग होता है उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी भी लुओ जिंग से काफ़ी ज़्यादा पीछे होता है, जो देखकर वो लड़का अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी फुल स्पीड पर दौड़ रहा हूँ लेकिन मैं अभी तक भी उसे नहीं पकड़ पा रहा। मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि एक जेट जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो हो सकता है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल भी किसी जेट की तरह नहीं लग रहा। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर जो मेरी कल्टीवेशन है वो गोल्डन कोर रियलम के अर्ली स्टेज में पहुंच चुकी है, जिस कारण अब मैं आसानी से जो अपनी स्वॉर्ड है उसके ऊपर फ्लाई कर सकता हूँ, और अब मुझे यहाँ पर कोई व्हीकल जो है वो भी फ्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाली चीज़ ये है कि जिस टाइम से मेरी कल्टीवेशन जो है वो गोल्डन कोर स्टेज में पहुंची है, तो जो मेरी कल्टीवेशन है वो मेरी बॉडी के साथ में जो मेरी अपोलो क्लिप्स के अंदर ये रियल बॉडी है इसके अंदर भी आ गई है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो कल्टीवेशन की फाउंडेशन होती है वो असल में यहाँ पर जो डिवाइन कॉन्सियसनेस होता है उसके साथ में जुड़ी होती है, क्योंकि मेरे सोल के ट्रांसफ़र हो जाने के बाद में जो मेरी कल्टीवेशन है वो भी ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन छोड़ो, अभी इस चीज़ के बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी के टाइम पर यहाँ पर टास्क ज़्यादा ज़रूरी है, और अब इतना सोचकर लुओ जिंग जो होता है वो एक पैलेस के सामने आ जाता है। और अब लुओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़का भी जो होता है वो पीछे से आकर ज़मीन पर लैंड करता है और भागते हुए लुओ जिंग से पहले उस पैलेस के अंदर घुस जाता है, और उस पैलेस के अंदर घुसते हुए मन में सोचता है कि मैं अभी भी इससे फास्ट हूँ। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो खूबसूरत लड़कियाँ जो होती है वो आ जाती है, जिनमें से पहली लड़की जो होती है वो उन्हें देखते हुए बोलती है कि सर स्वेंजर, बार के अंदर आप लोगों का स्वागत है, आप काउंटर के ऊपर जाकर अपने ऑर्डर को दे सकते हो। जोश उनका जो दूसरी लड़की होती है वो बताती है कि जो स्वेंजर ए रैंक से नीचे के मिशन को लेना चाहते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं, और जो ए रैंक से लेकर एस रैंक तक के मिशन को लेना चाहते हैं वो सीधे जो वीआईपी रूम है सेकंड फ्लोर पर वहाँ पर जा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरी जो कल्टीवेशन है वो सी रैंक के अपर स्टेज में जो है वो पहुंच चुकी है, जिसका मेरी करंट रैंक जो है वो 211 है, और मुझे यकीन है कि अगले साल तक मैं ए रैंक पर आसानी से पहुंच जाऊँगा, और एक साल के बाद में फाइनली मैं इस चीज़ के लायक बन जाऊंगा कि सेकंड फ्लोर पर जाकर जो ए रैंक के मिशन है उन्हें ले पाऊँ, जिसके बाद में मैं सेकंड फ्लोर को देख पाऊंगा। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो सीधे वहाँ पर जो वेटर होता है उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर हुआ प्लीज़ मेरे लिए एक वेस्टलैंड ब्लैक पियर और उसी के साथ में एक हंटर का जो मेल है वो लेकर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही अब वो जो वेटर होता है वो लुओ जिंग को जो वाइन होती है वो सर्व करने लगता है, और वाइन सर्व करते हुए बोलता है कि लिटिल जिंग, काफ़ी टाइम हो गया जब से मैंने तुम्हें नहीं देखा था, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, क्या तुमने अपने मिशन को सबमिट कर दिया? जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को कर चुका हूँ, लेकिन ब्रदर हुआ आपकी जो स्किल है वो सच में टॉप लेवल की है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहकर आप अपनी स्किल को बस बर्बाद कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो वेटर जो होता है वो लुओ जिंग से बोलता है कि अरे इस टाइम पर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं यहाँ पर रहकर अपने काम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो करता हूँ, लेकिन वहीं इस टाइम पर अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हो। तुमने 5 बीस्ट मैनों को अकेले नहीं यहाँ पर काफ़ी आसानी से हरा दिया, उसी के साथ में तुमने अकेले नहीं 2 स्टार का जो मिशन था वो भी कंप्लीट कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो उसे बताता है कि ब्रदर आप तो जानती हो कि सेवेंजर के अंदर जो मेरी रैंक है वो 360 है, और उसी के साथ में मेरी कल्टीवेशन जो है वो सी रैंक के मिडल स्टेज पर है, और मेरी सिचुएशन को भी तुम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो कि इस टाइम पर मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ।
और अब लुओ जिंग की बात को सुनते के साथ ही उसके साथ में बैठा वो लड़का जो होता है वो इस चीज़ को सुनकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि इसने अकेले नहीं पास्ट बीस्टमैन को टेक डाउन कर दिया और 2 स्टार का जो मिशन था उसे भी कंप्लीट कर दिया। कि सच में क्या सी रैंक का स्वेंजर जो है वो ऐसा कर भी सकता है? अगर ये बात जो है वो सच है कि ये सी रैंक पर इस तरह की चीज़ों को कर पा रहा है तो ये नॉर्मल सा है कि इसके पास में काफ़ी ग्रेट इक्विपमेंट मौजूद होके। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वेटर होता है वो जिंग से बोलता है कि लिटिल जिंग अभी भी तुम यहाँ पर गरीबों की तरह एक्टिंग कर रहे हो। अगर मैं सही हूँ तो जो 2 स्टार का मिशन है उसे कंप्लीट करने के कारण आपको 5000 सैंड कॉइन मिले होंगे। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर हुआ क्या, आप मेरी जो सिचुएशन है उसे भूल चुके हो क्या? ही आप कैप्टन के बारे में तो नहीं भूल गए ना? मुझे मेरे मिशन का केवल 30% शेयर ही मिलता है। इसीलिए मैं अब यहाँ पर जो 3 स्टार का मिशन है वो कहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप 3 स्टार के मिशन के लिए मुझे रिकमेंड करें। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरे लिए जो पैसा है वो मेरा गोल जो है वो नहीं रह गया है। इस टाइम पर मैं पावरफुल जो बीस्ट है उन्हें हराकर ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूक्लियर क्रिस्टल है उन्हें इकट्ठा करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे यकीन है कि जल्दी ही जो बैटरी जो वो टोंग है वो यहाँ पर हम लोगों को ढूंढता हुआ आ जाएगा। साथ ही में अभी जो मेरी डिसाइबल है वो भी पूरी तरीके से अपनी कल्टीवेशन को रिकवर जो है वो नहीं कर पाई है। उन्हें अभी भी अपनी पावर को रिकवर करने में काफ़ी टाइम जो है वो लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर क्रिस्टलों को इकट्ठा करना चाहता हूँ ताकि फायर क्रो की मदद से मैं यहाँ पर और पावरफुल मैजिक आर्टिफैक्टों को रिफाइन जो है वो करा सकूँ। और अब लुओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही जो वेटर होता है वो लुओ जिंग के पास में आते हुए बोलता है कि क्या जो फैंसी आओ है वो केवल तुम्हें 30% ही देती है? सच में वो काफ़ी ज़्यादा लालची कैप्टन है। मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। जो स्वेंजर गिल्ड है वो इसी रैंक का जो पर्सन है उसे इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी कि वो 3 स्टार के मिशन को अकेला करे। और अब कैप्टन की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि फैंसिया वो तो एस रैंक की कैप्टन है न ट्विन लेपर्ड सबरेंज टीम की। तो क्या ये बंदा जो है उसकी टीम का यहाँ पर मेंबर है? अब समझ में आया कि इस तरह के कारण मेरे को क्यों कर पा रहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो जो लुओ जिंग होता है उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों यहाँ पर टीम बनाकर साथ में इस मिशन को करें। तो अगर मेरी बात की जाए तो मैं वेस्टलैंड रेंज टीम का एक बंदा हूँ, और अगर यहाँ पर जो मेरी कल्टीवेशन है उसकी बात की जाए तो मैं इसी रैंक पर हूँ और जो मेरी रैंकिंग है वो 211 है और मेरा नाम जो है वो ली टियान है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ जिंग होता है वो भी ली टियान की तरफ देखने लगता है। और अब जो लुओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर वेस्टलैंड लॉयन टीम की बात की जाए तो वो टॉप टियर की टीम है जिसके अंदर की टोटल 190 मेंबर जो है वो मौजूद है। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी टीम का एक बंदा जो है वो मेरे साथ में यहाँ पर टीम अप करेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो भी ली टियान से हाथ मिलाते हुए उसे बताता है कि मैं बस एक ऑर्डिनरी से रैंक का पर्सन हूँ और अगर मेरे नाम की बात की जाए तो मेरा नाम लुओ जिंग है। और अब लुओ जिंग की इस बात को सुनकर जो ली टियान होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ब्रो इस तरीके से बातें करना बंद करो। मैंने अभी अभी यहाँ पर आपकी अचीवमेंट के बारे में सुना है कि आप कितने ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। इस बार का जो ये मिशन होगा इसके अंदर मैं कैप्टन रहने वाला हूँ और मुझे यकीन है कि हम दोनों जो है वो आसानी से जो 3 स्टार का मिशन है वो उसे काफ़ी आसानी से कंप्लीट जो है वो कर देंगे। जो सुनते के साथ ही वो वेटर जो होता है वो उनकी खुशी को ख़त्म करते हुए उनसे बोलता है कि तुम दोनों भी यहाँ पर जो मिशन है उसे नहीं ले पाओगी, क्योंकि अगर जो सी रैंक का स्वेंजर है वो 3 स्टार का मिशन को प्राप्त करना चाहता है तो रूल के हिसाब से उसकी टीम के अंदर कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि उनके पास में आते हुए बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप लोगों को यहाँ पर मिशन कंप्लीट करने के लिए टीम मेंबर की ज़रूरत है? जो सुनकर लीडियान उस लड़की की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि ये कितनी क्यूट है। और लीडियान के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि माफ़ कर देना, मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो नहीं दिया। मेरा नाम जो है वो लिंग यू है और मैं सी रैंक की स्वेंजर हूँ और मैं जो टर्नाइट साकुरा टीम है उसकी मेंबर हूँ। तो क्या मैं आप लोगों की जो टीम है उसे ज्वाइन जो है वो कर सकती हूँ? जो सुनते के साथ ही लीडियान जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा हमारी टीम के अंदर स्वागत है। मेरा नाम जो है वो लीडियान है और तुम मुझे ब्रदर डियान कह सकती हो। जो सुनकर अब जो लुओ जिंग होता है वो उस वेटर से बोलता है कि ब्रदर हुआ, अब तो हमारी जो टीम है उसके अंदर टोटल 3 मेंबर जो है वो आ चुके हैं, तो क्या अब आप हमारी जो मिशन लेने में मदद है वो करोगे? जो सुनते के साथ ही जो वो वेटर होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई आसान मिशन ढूंढता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो उससे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, क्या आप हमारे लिए हाई डिफ़िकल्टी वाला मिशन जो है वो ढूंढ सकते हो जिसके अंदर की काफ़ी ज़्यादा बीस्ट हो और यहाँ तक कि कोई बॉस हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही वो वेटर जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम रास्कल कहेंगे, जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो बिल्कुल तुम्हारी कैप्टन की तरह है, लेकिन सच बताओ तो अभी के टाइम पर यहाँ पर 3 स्टार का केवल एक ही मिशन जो है वो अवेलेबल है। सच बताओ तो इस मिशन को मैंने सुबह ही पोस्ट जो है वो किया था, लेकिन पूरा दिन बीत चुका है और अभी तक भी इस मिशन को किसी ने भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया।
स्टार फॉल एलिमेंट्री स्कूल जो है वो असल में अपनी जो क्लास एक्टिविटी थी उसे फॉरेस्ट के पास में कर रहा था, लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से जो पूरी क्लास थी वो अचानक से वहाँ से गायब हो गई। देखा जाए तो यहाँ पर मिशन के अंदर जो स्कूल के खो चुके बच्चे हैं उन्हें ढूंढना है, और ये चीज़ जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी चीज़ है वो ये है कि वो पहले जो है वो पूरी तरीके से अननोन और अनप्रेडिक्टेबल है। वैसे तो वो फॉरेस्ट जो है वो पूरी तरीके से शांत और पीसफुल जो है वो नज़र आता है, लेकिन जो स्कूल के स्टाफ है उन्होंने इस चीज़ का दावा जो है वो किया है कि उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे जो गोश्त थे वो देखे थे। लेकिन इस चीज़ के चांस वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है कि वहाँ पर कोई गोश्त जो है वो मौजूद हो। यहाँ पर इस चीज़ के ज़्यादा चांस है कि शायद वहाँ पर कोई ज़्यादातर बीस्टमैन का ग्रुप जो है वो मौजूद हो, जिन्होंने कि उन लोगों को शायद अगवा जो है वो किया हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ जिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है ब्रदर, हुआ तो फिर मैं इस मिशन को लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और लुओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही उसके टीम मेंबर भी घबरा जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि उन तीनों के पास में नोटिफिकेशन जो है वो आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो मिशन है वो कंफर्म हो चुका है। सी रैंक का सोल्जर लुओ जिंग, ली टियान और जो लिंग यू है, उन तीनों ने टीम बनाकर यहाँ पर 3rd स्टार का जो मिशन है उसे सक्सेसफुली ले लिया है। जो सुनते के अब साथ ही ली टियान जो होता है वो लुओ जिंग से बोलता है कि ब्रदर लुओ जिंग, मेरी बात सुनो, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे 3 स्टार के जो मिशन है वो अवेलेबल हो गए। लिंग यू जो है वो एक लड़की है, मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसे रिस्क में जो है वो डालना चाहिए जहाँ पर कि स्पेशली गोस्ट हो, क्योंकि लड़कियाँ गोस्टों से बहुत डरती है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो ली टियान से बोलता है कि ब्रदर ली टियान, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको गोश्त से डर जो है वो लगता है, क्योंकि जो ब्रदर हुआ है वो पहले ही कह चुके हैं कि वहाँ पर गोश्त के होने के जो चांस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर वहाँ पर गोश्त भी हुए तो मेरे पास में ग्रेट स्वॉर्ड है जो कि आसानी से उन्हें संभाल लेगी। जो सुनते के साथ ही अब जो वहाँ पर बेटा होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो, यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है वो यहाँ पर गोश्त या फिर बीस्ट जो है वो नहीं है, असल में यहाँ पर सबसे बड़ा इशू जो है वो टाइम है। क्योंकि गायब होने वाले जो लोग हैं वो असल में छोटे बच्चे हैं, जिन्हें की मिसिंग हुए हुए पूरा दिन जो है वो बीत चुका है, जिसका उनकी जो लाइफ है वो इस टाइम पर काफ़ी बड़े ख़तरे में है। इसीलिए उन्हें बचाने का जो गोल्डन टाइम बचा हुआ है उसके केवल 12 घंटे ही रह गए हैं। 12 घंटे के अंदर उन्हें बचाना होगा, लेकिन इस टाइम पर तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर सब रेंज बार के अंदर हो। और अगर तुम यहाँ से जो वॉइड फॉरेस्ट है उसके लिए निकलते हो तो यहाँ से वॉइड फॉरेस्ट तक पहुँचने के टोटल 3 रास्ते हैं। सबसे फास्ट रास्ते की अगर बात की जाए तो उसके लिए तुम्हें इटर्नल सैंड अबेस और जो गॉड इथर्शी एरिया है उन दोनों को पार कर जाना होगा। वैसे तो तुम यहाँ पर जो दूसरे रास्ते हैं जो कि कियोस कैनन और जो स्केलेटन बीस्ट यून है उनसे होकर गुजरते हैं उसे भी जा सकते हो, लेकिन ये दोनों ही रूट जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा सामना जो है पावरफुल न्यूक्लियर बीस्टों से होगा, जिसका ये रास्ता काफ़ी खतरनाक बन जाता है। जिसके बाद में अगर जो तीसरा रास्ता है उसकी बात की जाए जो कि इन सभी में सबसे ज़्यादा सेफ है, वो है वेस्टलैंड के आउटर रिंग के अंदर जाना और वहाँ से सेफली जाना, लेकिन ये चीज़ जो है वो तुम्हारे टोटल 10 घंटे जो है वो ले जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो लिंगी होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए बोलती है कि सच बताओ तो वहाँ पर जल्दी पहुँचने का मेरे पास में एक रास्ता है। और अब लिंगी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं, और जो लिंगी होती है वो अपने पास से एक कीड़े को निकाल लेती है जो कि देखने में बिल्कुल गोल्डन कलर का होता है। और अब जो लिंगी होती है वो उस गोल्डन कलर के कीड़े को आगे कर देती है और उसे आगे करते हुए बोलती है कि जियाओ लैन में देखो, यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना जो है वो लेकर आई हूँ, तो आओ जल्दी से इसे खा लो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही आसमान में अचानक से हम देखते हैं कि एक पोर्टल जो होता है वो ओपन होना शुरू हो जाता है, और हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी जो कुनपिंग होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है। और अब उसे देखने के बाद में तो खुद जो लुओ जिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो 1 मिनट स्टेलर व्हेल है। जो सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम इस बड़े से गाय को जियाओ लैन बुला रही थी। जो सुनते के साथ ही जो लिंग यू होती है वो उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर जो जियाओ लैन का साइज़ है अगर उसे देख कर बात की जाए तो वो अभी एक बेबी है। जो सुनते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्या ये तुम्हारा बीस्ट है? सच बताओ तो मैंने सुना था कि ये जो न्यूक्लियर बीस्ट होता है उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। जो सुनते के साथ ही जो लिटियान होता है वो भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो ये बीस्ट कितना पावरफुल और कितना ही ज़्यादा शानदार है। आखिर इस लड़की के पास में इतना पैसा कहाँ से आया होगा जो कि इसने ऐसे बीस्ट को ले लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की जो है वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग जो है वो करती है? अगर ऐसा है तो फिर इसे यहाँ पर पटाने का मेरे पास में कोई भी चांस जो है वो नहीं होने वाला। और अब उन लोगों की इस बात को सुनकर जो लिंगी वो होती है वो उन लोगों को बताती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस मेरी एक दोस्त है। और वैसे भी यहाँ पर जो ये जियाओ लैन है, अगर इसकी बात की जाए तो इसके यहाँ पर एटीट्यूड के कारण इसे यहाँ पर हर सेकंड कई किलोमीटर तक चलना होता है, नहीं तो ये सांस भी नहीं ले पाती, तो इसीलिए वो यहाँ तक नहीं आ सकती है। हम लोगों को ही फ्लाई कर जो जियाओ लैन है उसके ऊपर तक जाना होगा।
और अब इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो वहाँ से उड़ते हुए जाने लगते हैं। और जो ली टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जाइंट व्हेल जो है वो असल में इस लड़की की एक दोस्त है, जिससे ये इसका बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो जाता है कि ये एक ऑर्डिनरी लड़की है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि आखिर ये मेरे साथ में यहाँ पर फ्लाई करते हुए क्यों नहीं गई। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंग यू होती है वो असल में जो लिंग होता है उसकी गोद में उड़ते हुए जा रही होती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।